आइए हम सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि पढ़ रहे हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण संपर्क विधि से कैसे किया जाता है। तो देखिए इसका सिद्धांत क्या है। सल्फर या सल्फाइड अयस्क को वायु में जलाने पर SO2 प्राप्त होता है। देखिए सल्फर या सल्फाइड अयस्क है, यहाँ हम इसको वायु की उपस्थिति में जलाएंगे तो SO2 प्राप्त होगा। ठीक है। उत्प्रेरक B2O5 उत्प्रेरक की उपस्थिति में SO2 की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो SO3 में परिवर्तित हो जाती है। देखो ये SO2 पुनः ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगी उत्प्रेरक B2O5 की उपस्थिति में तो SO3 में परिवर्तित हो जाएगी। ठीक है। इसके लिए ऊष्मा देनी पड़ेगी। ठीक है। कितनी? -90.6 किलोजूल ऊर्जा इसे यह अभिक्रिया अवशोषित करेगी। तो SO3 को सांद्र H2SO4 में अवशोषित करके SO3 को सांद्र H2SO4 में अवशोषित करके H2SO7 प्राप्त करना। ठीक है, पहला क्रम ये है। तो SO3 प्लस H2SO4 देन H2H2O7। ठीक है, इसे हम कहते हैं ऑलियम। ऑलियम प्राप्त होगा। अब ऑलियम को तनु करके इच्छित सांद्रता का H2SO4 प्राप्त किया जा सकता है। जो ऑलियम है इसको हमको डाइल्यूट करना है और जितनी आवश्यकता हो उतने का हमें क्या बना लेना है, उतने का हमें H2SO4 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है। देखिए H2H2O7 प्लस H2O देन H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल हमको प्राप्त हो रहा है। SO3 निर्माण एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया है जो SO2 और ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर रहे थे। ये वाली जो अभिक्रिया है यह एक क्या है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। ये वाली जो अभिक्रिया है। ठीक है। अतः वैज्ञानिक लासा तेलिए के नियमानुसार SO3 की अधिक मात्रा प्राप्त करने के लिए निम्न शर्तें आवश्यक हैं। क्या क्या शर्तें हैं लासा तेलिए के नियम की? देखिए कम ताप। SO3 का निर्माण एक ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है ना। SO3 जो अभिक्रिया है इसके लिए ये क्या है, SO3 का जो निर्माण हो रहा है ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। अतः ताप कम होना चाहिए, लगभग 720 केल्विन ताप होना चाहिए। ठीक है, 720 केल्विन तापमान इसका रहना चाहिए। उत्प्रेरक कम ताप पर अभिक्रिया धीमी गति से होती है, अतः इसके वेग को बढ़ाने के लिए उत्प्रेरक काम में लेना आवश्यक है। उत्प्रेरक के रूप में B2O5 प्रयुक्त करते हैं क्योंकि यह सरलता से निष्क्रिय नहीं होता या ऑक्सीकृत नहीं होता। यह सरलता से ऑक्सीकृत नहीं होता। ठीक है, इसलिए हमको B2O5 उत्प्रेरक ले लेना चाहिए। यह अभिक्रिया स्लो होती है इसलिए उत्प्रेरक का होना आवश्यक है। अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी है इसीलिए तापमान कम ही रखना चाहिए इसका। ठीक है। ऑक्सीजन की अधिक मात्रा। SO2 को पूर्ण रूप से SO3 में बदलने के लिए ऑक्सीजन की अधिक मात्रा आवश्यक है। ठीक है। उच्च दाब। SO2 प्लस O2 SO3 में परिवर्तित हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर जो आयतन कितना है, SO2 के 2 अणु और O2 का 1 अणु। ठीक है, यानी 2 और 1 3 आयतन हो गया और कुल मिला के SO3 भी 2 आयतन बनना है, यानी आयतन में कमी आ रही है। इसका मतलब ये हुआ कि दाब बढ़ा के दाब अधिक रखना पड़ेगा। अभिक्रिया के पश्चात आयतन में कमी होती है इसलिए गैसेस का दाब अधिक रखना चाहिए। उपयुक्त दाब लगभग 2 बार होना चाहिए। देखिए यह संपर्क विधि है। किस तरह से संपर्क विधि है, यहाँ पर क्या किया है हमने, अशुद्ध CO2 प्लस O2 इसके अंदर एंट्री, सल्फर के कण देखिए ये लगे हुए हैं, यहाँ से ऑक्सीजन की प्रवेश जाएगा। धूल अवक्षेप यहाँ रुक जाएंगे जहाँ जल की फुहार दी जाएगी। ठीक है। फिर इसके बाद में जो गैस निकलेगी
और फिर यहाँ सांद्र H2SO4 की फुहार दी जाएगी और फिर SO2 प्लस O2 दोनों आपस में जुड़ जाएंगे और आर्सेनिक शुद्धिकरण जिलेटिन हाइड्रोक्साइड युक्त ये चैम्बर है, यहाँ पर ये शुद्ध होगा। ठीक है, फिर यहाँ से हमको यहाँ से जब ये पास होगा उत्प्रेरकीय परिवर्तन होगा, इसमें B2O5 लगा हुआ है, यानी जो अभिक्रिया यहाँ तेज गति से ऑक्सीजन SO2, ये जो SO2 है, SO2 और O2 ये तेज गति से करने के लिए यहाँ B2O5 लगा हुआ है, जो अभिक्रिया को तेज गति से कराएगा। अभिक्रिया तेज गति से होगी तो SO3 ये पर बदल जाएगा और SO3 सांद्र H2SO4 के साथ अभिक्रिया करेगा और H2H2O7 में परिवर्तित हो जाएगा। इसे हम यहाँ ग्राही में एकत्रित कर लेंगे और इसको आवश्यकता पड़ने पर जितनी सांद्रता का चाहें उतना जल मिला के क्या कर लेंगे, उतनी सांद्रता का H2SO4 प्राप्त कर लेंगे। अब देखिए सल्फ्यूरिक अम्ल का उत्पादन प्रभावित, यहाँ ये इस तरीके से हो गया। अब देखिए इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन है, जैसे संपर्क विधि में बनी SO3 को जल में अवशोषित करने के बजाय सांद्र H2SO4 में अवशोषित करते हैं, क्यों? देखिए अधिक सांद्र H2SO4 प्राप्त करने के लिए SO3 को जल में अवशोषित करने की बजाय सांद्र H2SO4 में अवशोषित करते हैं। ठीक है, क्या हमको अधिक सांद्रता वाला H2SO4 चाहिए, इसलिए हम क्या करते हैं, जल में अवशोषित करने की बजाय H2SO4 में अवशोषित कर लेते हैं और जिससे कम सांद्रता का हम जल उसमें मिला के कहीं भी निर्माण कर सकते हैं उसका। ठीक है, अगली बात करेंगे, एक क्वेश्चन है संधूम धुआं जैसा H2SO4 किसे कहते हैं? SO3 सांद्र H2SO4 से अभिक्रिया करके ओलियम बनाता है, इसे संधूम H2SO4 कहा जाता है। ठीक है, जो ओलियम है H2SO7 इसको ही संधूम H2SO4 कहा जाता है। ठीक है, SO3 सांद्र H2SO4 से क्रिया करके ओलियम बनाता है। यहाँ आप देख रहे हैं ये देखिए SO3, ठीक है, H2SO4 से अभिक्रिया की और ये संधूम H2SO4 या ओलियम या H2H2O7 हमको प्राप्त हो गया है। आइए H2SO4 के भौतिक गुण क्या होते हैं? तो यह जल में सभी अनुपात में विलेय होता है। ठीक है, सांद्र H2SO4 को जल में धीरे धीरे कम मात्रा में मिलाना चाहिए। जो कंसंट्रेट H2SO4 है उसको जल में धीरे धीरे मिलाते हैं और कम मात्रा में मिलाते हैं तथा उसको लगातार हिलाते रहना चाहिए, क्योंकि जल में डालने पर बहुत अधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है। जब H2H2O7 संधूम H2SO4 को जल में डाला जाता है तो बहुत ऊष्मा उत्पन्न होती है, इसीलिए क्या धीरे धीरे डालना चाहिए, धीरे धीरे फ्लास्क के सहारे से डालना चाहिए किनारे से, है ना। ओके, यह विद्युत का सुचालक होता है। H2SO4 के अणुओं में हाइड्रोजन बॉन्ड उपस्थित होता है। जहाँ देखेंगे H2SO4 के अणु हैं, ये H2SO4, अब देखिए ये H2 दूसरे से जुड़ जाता है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड दूसरा अणु ऐसे ही है यहाँ लगा हुआ, जैसे ये ऐसे ये लगा हुआ है, तो यहाँ पर ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं। आंतरिक हाइड्रोजन बॉन्ड होता है एक ही अणु के मध्य भी हाइड्रोजन बंध, देखिए ये और ये, ठीक है, इसे आंतरिक हाइड्रोजन बंध कहते हैं। ठीक है, रासायनिक अभिक्रियाएं देखिए, इसके रासायनिक गुण क्या क्या हैं। अम्लीय गुण, यह जल में दो प्रकार के आयनीकृत होता है। जल में क्या होता है, दो प्रकार से आयनीकृत होता है। ठीक है, जैसे H2SO4 देन H पॉजिटिव HSO4 नेगेटिव या H2SO4 प्लस H2O, है ना, देन H3O पॉजिटिव प्लस HSO4। ठीक है, तो SO4 नेगेटिव
देन H पॉजिटिव, SO4 2 नेगेटिव, ठीक है, या HSO4 1 नेगेटिव, या H2O को इसके साथ हाइड्रोनियम आयन आ जाएगा H3O पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव, ठीक है, यानी K1 बहुत ज़्यादा होता है K2 की अपेक्षा, Ka2, है ना। अगली बात करेंगे, Ka1 का अधिकतम मान यह दर्शाता है कि H2SO4 अधिकतर H पॉजिटिव तथा HSO4 नेगेटिव में टूटता है, ठीक है, वियोजित होता है। वियोजन स्थिरांक Ka का मान जितना अधिक होगा अम्ल की प्रबलता उतनी ही अधिक होगी, यानी अम्ल उतना ही प्रबल होगा वियोजन का मान जितना अधिक होगा, ठीक है। देखिए यहाँ वियोजन का मान कितना है, 10 से ज़्यादा है पहले वाले में, यहाँ 10 से ज़्यादा वियोजन का मान Ka1, ठीक है। और यहाँ देखिए इसको वियोजन का मान कितना है, Ka2 कितना है 1.2 इंटू 10⁻⁻²। इसका मतलब ये है कि क्या ज़्यादातर ये H पॉजिटिव और HSO4 नेगेटिव में टूटता है, H2SO4, ठीक है। और ये जितना इन दोनों का मान Ka का मान जितना, माने जो अंतर है जितना अधिक होगा वह उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, ठीक है, वह उतना ही अम्लीय होगा, उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। NaOH प्लस H2SO4, NaHSO4 सोडियम बाइसल्फेट प्लस H2O, 2NaOH प्लस H2SO4, देन Na2SO4 प्लस 2H2O। देखिए अम्ल और क्षार की जब आपस में अभिक्रिया कराई हमने, यानी क्षार के साथ क्या गुण कर अभिक्रिया करेगा, ये NaOH की H2SO4 के साथ अभिक्रिया करा रहे हैं हम, तो Na2SO4, ठीक है, सोडियम सल्फेट, और यदि NaOH H2SO4 केवल कराए तो सोडियम बाइसल्फेट और जल प्राप्त हो रहा है ना। वहीं अगली बात करेंगे हम, SO3 जल में घुल जाती है तथा H2SO4 का निर्माण होता है, ठीक है। जो SO3 है वह जल में घुल जाएगी, ठीक है, तो H2SO4 का निर्माण करती है। जल में H2SO4 के लिए Ka बहुत अधिक होता है Ka2 की अपेक्षा। क्यों होता है ऐसा, इस संबंध में यदि बात की जाए तो कहते हैं H2SO4 एक द्विक्षारकीय अम्ल है, द्विक्षारकीय अम्ल है। कौन, H2SO4, ठीक है। यह जल में 2 प्रकार से आयनित होता है, अतः इनके 2 वियोजन स्थिरांक हैं। कौन, Ka1, Ka2। देखिए एक तो जल के H3O पॉजिटिव है ना और HSO4 नेगेटिव, दूसरा है H3O पॉजिटिव SO4 नेगेटिव 2 नेगेटिव, 2 तरह से वियोजित होता है। Ka2 का मान Ka1 से कम होता है, ठीक है, क्योंकि HSO4 आयन में H2O को प्रोटॉन देने की प्रवृत्ति उदासीन H2SO4 की तुलना में बहुत कम होती है। समझ में आ रहा है, स्पष्ट हो। देखिए Ka2 का मान जो है वो Ka से कम होता है। क्यों होता है, क्योंकि HSO4 आयन में H2O को प्रोटॉन देने की, ये जो है HSO4 जो है इसके आयन में H2O को प्रोटॉन देने की प्रवृत्ति उदासीन होती है, ठीक है, H2SO4 की तुलना में बहुत कम होती है। H2SO4 ज़्यादा जल्दी देता है, ठीक है, और HSO4 नेगेटिव कम प्रवृत्ति होती है उसकी प्रोटॉन देने की। अगली बात करेंगे निर्जलीकरण। तो H2SO4 का निर्जलीकरण प्रबल निर्जलीकारक अभिकर्मक है। जैसे आप ले लीजिए शुक्र C12H22O11, यदि इसका H2SO4 के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो 11H2O प्लस 12C है ना
कार्बन प्राप्त होगा। ठीक है, प्रबल निर्जली कारक है H2O। ऑक्सीकारक गुण इसके क्या हैं? H2SO4 को गर्म करने पर इसके विपणन से नवजात ऑक्सीजन, विपणन से क्या होता है? नवजात ऑक्सीजन, परमाणुवीय ऑक्सीजन कहते हैं, नवजात ऑक्सीजन ही या परमाणुवीय ऑक्सीजन, यानी केवल O2 नहीं, केवल O प्राप्त होती है, जो पदार्थों का ऑक्सीकरण कर देती है। नवजात ऑक्सीजन है, ठीक है, ये तो रिएक्टिव होगा, किसी न किसी से जुड़ेगा, रिएक्शन करेगा तुरंत, है ना। तो H2SO4 देन SO2 प्लस H2O प्लस नवजात ऑक्सीजन। ठीक है, तो Cu प्लस 2H2SO4 देन CuSO4 प्लस 2H2O और SO2। ठीक है, ऐसे कार्बन के साथ रिएक्शन करेगा तो CO2 बनाएगा और SO2 प्लस H2O। ठीक है, ऐसे ही सल्फर के साथ करेंगे तो बिल्कुल वही काम, जहाँ CO2 बनाए यहाँ SO2 बनाएगा और H2O बनाएगा और इसके पश्चात SO2 का निर्माण होगा। ठीक है, ZMNX प्लस H2SO4 तो क्या होगा? ठीक है, MX प्लस M2SO4 M2SO4 और यहाँ क्या रह गया? HX रह गया। ठीक है, निम्न वाष्पशीलता के कारण अधिक वाष्पशील संबंधित को नियमित करने, माने जो निम्न वाष्पशील को है उसको अधिक वाष्पशील बनाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। जैसे आप देखिएगा CaF2 क्या होता है जब कैल्शियम क्लोराइड में सांद्र H2SO4 मिलाया जाता है। देखिए कैल्शियम फ्लोराइड है, ये कैल्शियम फ्लोराइड CaF2 में H2SO4 मिलाया जाएगा तो HF, ठीक है, गैस प्राप्त होगी और Ca कैल्शियम सल्फाइड प्राप्त होगा। उन 3 क्षेत्रों का उल्लेख कीजिए जिनमें H2SO4 महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। देखो, एक तो पेट्रोलियम में, ठीक है, अपमार्जक उद्योग में, संचायक बैटरी में, प्रयोगशाला में भी और उर्वरक में भी H2SO4 प्रमुख भूमिका निभाता है। अब बात करते हैं वर्ग 17 की, तो इसमें क्या है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और प्लेटिन Pt रेडियो एक्टिव तत्व हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2 NP5 NH2 NP5 आवर्त सारणी में 17वें वर्ग के तत्व हैलोजन कहलाते हैं, क्योंकि यह धातु के साथ क्रिया करके लवण बनाते हैं। हैलोजन अति क्रियाशील होने के कारण प्रकृति में मुक्त अवस्था में नहीं मिलती है। सभी हैलोजन संयुक्त अवस्था में पाई जाती हैं, लवण के रूप में पाए जाते हैं, जैसे फ्लोराइड, क्रायोलाइट, ठीक है, फ्लोएपेटाइट, ठीक है, फ्लोरेपेटाइट जो, और क्लोरीन के लिए सोडियम क्लोराइड, कार्नेलाइट, ब्रोमोकार्नेलाइट, ठीक है, चिली साल्ट पीटर में, ठीक है, 0.2% आयोडीन इस तरह से होती हैं इनमें। और परमाणुीय आकार तथा आयनिक त्रिज्या, परमाणुीय आकार क्या होते हैं और आयनिक त्रिज्या क्या होती है, इसके बारे में ज़रा बात करेंगे तो समझ में आएगा। अधिकतम प्रभावी नाभिकीय आवेश के कारण हैलोजन की आयनिक त्रिज्या अपने आवर्त में सबसे छोटी होती है। अपने आवर्त में सबसे छोटी हैलोजन की आयनिक त्रिज्या होती है। वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आयनिक त्रिज्या में वृद्धि होती है। और अगर आयनन एंथैल्पी की बात करें, ठीक है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति बहुत कम होती है, इसलिए इनकी आयनन एंथैल्पी अधिक होती है।
वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणुीय आकार में वृद्धि होने के कारण आयनन एंथैल्पी कम हो जाती है। जो वर्ग है उसमें ऊपर से नीचे आने पर क्या हो जाएगी, आयनन एंथैल्पी कम हो जाती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता उतनी ही कम होती जाती है। ठीक है। विद्युत ऋणात्मकता क्या है, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत ऋणात्मकता कम होती है। ठीक है। आवर्त सारणी में विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक होती है फ्लोरीन की, है ना। विद्युत ऋणात्मकता फ्लोरीन की सबसे अधिक आवर्त सारणी में सबसे अधिक होती है। ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है, विद्युत ऋणात्मकता में वृद्धि होती है। इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी क्या है, इलेक्ट्रॉन बंधुता किसी गैसीय विलगित उदासीन परमाणु के बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर उत्सर्जित ऊर्जा बंधुता या इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कहलाती है। आवर्त में हैलोजन की इसे लब्धि एंथैल्पी सबसे अधिक ऋणात्मक होती है। ठीक है। E=-EGE। आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी ऋणात्मकता में बढ़ती है, क्योंकि आकार कम होता है तथा इसमें उत्कृष्ट गैस विन्यास के एक इलेक्ट्रॉन कम होने के कारण यह नेगेटिव में बढ़ती है। जबकि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर इसे इलेक्ट्रॉन बंधुता ऋणात्मक, अतः हैलोजन में ऋणात्मक होती है, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का होना चाहिए। ठीक है। क्योंकि फ्लोरीन परमाणु के छोटे आकार होने के कारण इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है, जिससे इलेक्ट्रॉन के मध्य प्रबल प्रतिकर्षण बल होता है, जिससे आने वाला इलेक्ट्रॉन अधिक आकर्षण बल अनुभव नहीं करता, आसानी से जुड़ नहीं पाता है। ठीक है। अधिक आकर्षण बल नहीं महसूस करेगा तो आसानी से जुड़ नहीं पाएगा, तो इलेक्ट्रॉन आसानी से त्यागेगा। 17वें वर्ग के इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान आवर्त सारणी में अधिकतम होता है। क्यों होता है, क्योंकि आकार निम्नतम होने के कारण, एक तो इनका आकार कम होता है। ठीक है। दूसरा है प्रभावी नाभिकीय आवेश अधिकतम होने के कारण। जो प्रभावी नाभिकीय आवेश है वो भी अधिकतम होता है, इसीलिए नाभिकीय आवेश प्रभावी होने के कारण ये खींचे रखता है, आकर्षण बल अधिक लगता है बाहर के इलेक्ट्रॉन पर। NH2NP5 इलेक्ट्रॉन विन्यास के कारण यह आसानी से एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर अक्रिय गैस विन्यास MH2NP6 ग्रहण कर लेता है। ठीक है। आगे फ्लोरीन की En क्लोरीन से अधिक होती है, यानी जो विद्युत ऋणात्मकता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी फ्लोरीन की क्लोरीन से अधिक होती है, लेकिन क्लोरीन से कम होती है। हाँ, लेकिन इलेक्ट्रॉन की जो एंथैल्पी पोटेंशियल है वो क्लोरीन से कम होती है। क्यों, फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता क्लोरीन से अधिक होने के कारण फ्लोरीन का आकार क्लोरीन से छोटा बहुत होता है। ठीक है। जो फ्लोरीन का आकार छोटे होने के कारण फ्लोरीन की सतह पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है, जिससे 2p कक्षकों में अंतर इलेक्ट्रॉनिक प्रतिकर्षण अधिक होता है, जिससे आने वाला इलेक्ट्रॉन अधिक आकर्षण महसूस नहीं करता है, अतः फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी कम तथा EGE कम होती है। इसके बाद फ्लोरीन क्लोरीन गैस, ब्रोमीन द्रव्य तथा आयोडीन वाष्पशील ठोस हैं। ठीक है। एस्टेटीन एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। सभी हैलोजन रंगीन होते हैं।
हैलोजन में रंग हैलोजन अणुओं द्वारा दृश्य प्रकाश के अवशोषण के कारण होता है। ठीक है, वियोजन ऊर्जा क्या होती है? आकार, बंधन लंबाई और बंध वियोजन, ठीक है, इसके वियोजन ऊर्जा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है इसके। ठीक है, अगला है फ्लोरीन की बंध वियोजन ऊर्जा का मान कब अधिक होता है, क्यों? क्योंकि फ्लोरीन के छोटे आकार के कारण, ठीक है, बंधी इलेक्ट्रॉन तथा एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म के मध्य प्रतिकर्षण होता है, जिससे फ्लोरीन के मध्य का बंध दुर्बल हो जाता है। अतः F2 की वियोजन ऊर्जा का मान कम होता है, Cl2Br2, ठीक है, F2I2। ऑक्सीकरण अवस्था क्या है? हैलोजन की सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था -1 होती है। फ्लोरीन को छोड़कर अन्य हैलोजन की ऑक्सीडेशन नंबर +7 तक पाई जाते हैं। ठीक है, आगे की बात करेंगे तो फ्लोरीन सर्वाधिक विद्युत ऋणी तत्व है तथा यह हमेशा एक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है, क्योंकि फ्लोरीन परमाणु के संयोजकता कोशों में डी कक्षक अनुपस्थित होते हैं, जिससे यह किसी उत्तेजित अवस्था में नहीं जा पाता। इस कारण यह कोई उच्च ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित नहीं कर पाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके।